हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, रेडियो एक्टिविता। रेडियो एक्टिविता, चलो रेडियो एक्टिविता क्या है, पहले इसकी खोज के बारे में बात करेंगे। इसकी खोज की थी हेनरी बैकरेल ने। खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी हेनरी बैकरेल ने। चलो, अब रेडियो एक्टिविता वैसे होता क्या है? तो रेडियो एक्टिविता क्या होता है? किसी भी तत्व से परमाणु का स्वतः विघटन, स्वतः मतलब अपने आप, किसी भी तत्व से मतलब लिखेंगे अपन परमाणु का स्वतः विघटन, परमाणु का स्वतः विघटन, स्वतः विघटन। तो रेडियो एक्टिविता क्या होता है? किसी भी तत्व से परमाणु का स्वतः विघटन के गुण को अपन कहते हैं रेडियो एक्टिविता। समझ में आया? कोई भी तत्व है उसके अंदर से परमाणु का स्वतः निकलना, उसको अपन कहेंगे रेडियो एक्टिविता। और ये जो गुण है वो जिन तत्वों में पाया जाएगा उसको अपन कहेंगे रेडियो एक्टिव तत्व। चलो, समझ में आया? तो रेडियो एक्टिव तत्व किसको कहेंगे? कि वह तत्व जिनके अंदर रेडियो एक्टिविता का गुण पाया जाता है उनको अपन कहेंगे रेडियो एक्टिव तत्व। आपको समझ में आया रेडियो एक्टिविता क्या होता है? रेडियो एक्टिविता किसी भी तत्व से परमाणु का स्वतः विघटन, किसी भी तत्व से परमाणु के स्वतः विघटन के गुण को अपन कहते हैं रेडियो एक्टिविता। और ये गुण जिन तत्वों में पाया जाएगा उसको अपन कहेंगे रेडियो एक्टिव तत्व। चलो, और आप यदि यहां से लिख रहे हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं लिख रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप ओपन करते ही इस नाभिक वाले चैप्टर के पूरे नोट्स उसमें अपलोड कर रखे हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस लिंक को खोलकर पूरे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी यहां से रेडियो एक्टिविता तो हो गया। अब रेडियो एक्टिविता में होता क्या है? रेडियो एक्टिविता में अल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन होता है। अल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन होता है। समझ में आया कि किसी भी तत्व से परमाणु के स्वतः विघटन के गुण को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। इसकी खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। इसके आगे इसमें क्या होता है? अल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन होता है। ये समझ में आया? चलो, इसको ऊपर ऐसे समझेंगे। यहां पर मैं एक आवरण लेता हूं। ये मेरे पास शीशे का आवरण है। ठीक है, कैसा आवरण है? शीशे का आवरण है। इधर मैं माइनस लेता हूं, इधर मैं प्लस लेता हूं। चलो, इसके अंदर मैं रेडियो एक्टिव एक सक्रिय पदार्थ रखता हूं या रेडियो एक्टिव तत्व रखता हूं। इसके नीचे ये जो है वो शीशे का आवरण है और ये है रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व, समझ में आया? चलो, अब देखो, अब क्या होता है कि रेडियो एक्टिव तत्व से क्या होता है? अल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन होगा। तो जो किरणें माइनस की ओर जा रही है वो किसकी किरणें हो जाएगी? अल्फा कणों की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? अल्फा कणों की। तो ये किसकी है? अल्फा कण है। ये क्या है? अल्फा कण। और जो प्लस की ओर जाएगी उसको वे जो कण होते हैं वो बीटा कण होते हैं। बीटा कण जो ना माइनस की ओर जाती है ना प्लस की ओर जाती है उसको अपन कहते हैं गामा कण। तो ये किसकी हो जाएगी? गामा कणों की हो जाएगी। तो समझ में आया? अल्फा, बीटा और गामा कण, इसकी उत्सर्जन किस प्रकार से होता है? जो माइनस की ओर जाएंगे वो अल्फा कण, जो प्लस की ओर जाएंगे वो बीटा कण, जो न प्लस की ओर ना माइनस की ओर जाते हैं उनको अपन कहते हैं गामा कण। तो आप सभी को ये रेडियो एक्टिविता समझ में आया होगा कि किसी भी तत्व से परमाणु का स्वतः विघटन होना रेडियो एक्टिविता है। और ये गुण जिन तत्वों में पाया जाएगा उसको अपन कहेंगे रेडियो एक्टिव तत्व। इसकी खोज हेनरी बैकरेल ने की थी और इसको अपने को समझना था। चलो, इसके आगे हमने ये तो देखा है अल्फा और बीटा और गामा कण होते हैं। अब देखो, इसके अल्फा, बीटा और गामा कण के उत्सर्जन तो होता है, परंतु इसके गुण के बारे में अपन यहां पढ़ेंगे। भाई इनके क्या गुण होते हैं? चलो, तो यहां से अपन लिखेंगे अल्फा, बीटा और गामा कणों के गुण। अल्फा, बीटा व गामा कणों के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा, बीटा और गामा कणों के गुण। चलो, यहां से मैं एक सारणी बनाता हूं। इधर लिख लेंगे इनके क्या क्या गुण है वो। इधर लिख लेंगे अपन अल्फा कण, इधर लिख लेंगे बीटा कण,
इधर लिख लेंगे गामा कण। चलो पहली बात अपन इनके लिखेंगे प्रतीक। इनके प्रतीक क्या होते हैं? चलो तो प्रतीक अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। तो जो हीलियम का जो नाभिक है वही अल्फा कण होता है, जिसका प्रतीक क्या हो जाएगा? 2H4। इसका मतलब है कि जो हीलियम का नाभिक है वही अल्फा कण है। समझ में आया? चलो इसी का आगे बीटा कण। बीटा कण क्या है? बीटा कण को अपन बीटा प्लस या बीटा माइनस इसका प्रतीक होता है, बीटा प्लस या बीटा माइनस, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन से भी दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन, या फिर उसको पॉजिट्रॉन से भी दर्शाता है, E+0। चलो और अपन ये आगे बात करेंगे गामा कण। तो गामा कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, या फिर इसको अपन कहते हैं फोटोन। गामा कण फोटोन होते हैं, H न्यू। चलो तो ये इन सभी के प्रतीक है। प्रतीक आपको समझ में आए होंगे। चलो इसके आगे इनके आवेश पर बात करते हैं कि भाई इन सभी का आवेश क्या क्या हो सकता है। चलो आवेश की बात करें तो देखो आगे हीलियम है, इसके आगे 2 है, मतलब 2 प्रोटॉन है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो आवेश है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसके ऊपर आवेश है वो प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसके ऊपर कोई आवेश होता नहीं है, शून्य। समझ में आया? चलो आवेश के बाद यदि अपन बात करें द्रव्यमान की, द्रव्यमान, तो इसके ऊपर कितने? 4। इसका मतलब कि प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना होगा इसका द्रव्यमान। किसका? अल्फा कण का। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान से 4 गुना होगा। समझ में आया? चलो इसके ऊपर कितना द्रव्यमान होता है? द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान होता है उसके बराबर होगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो इसके बराबर इसके ऊपर होगा द्रव्यमान। चलो और इसका कोई द्रव्यमान होता ही नहीं है, गामा कणों का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। चलो अब प्रतीक हो गया, आवेश हो गया, द्रव्यमान हो गया। अब अपेक्षित आयनन क्षमता, अपेक्षित आयनन क्षमता। चलो इसकी जो अपेक्षित आयनन क्षमता होती है वो सर्वाधिक 10,000 होती है। कितनी है? मान लेते हैं 10,000 है। इसकी 100 मानेंगे तो इसकी 1 होगी, इसकी 1 है, इसकी 100 है, इसकी 10,000 है। चलो इसी के आगे अपेक्षित आयनन क्षमता की बात होगी। इसके आगे अपन बात करेंगे भेदन क्षमता की। पे सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो सर्वाधिक भेदन क्षमता की बात करेंगे अपन तो गामा कणों की सर्वाधिक होती है 10,000। इसकी अपन कहेंगे 100, इसकी अपन कहेंगे 1। मतलब कि अल्फा कण की 1 होगी तो इसकी 100 गुणा होगी किसकी? बीटा कण की। इसकी 10,000 गुणा किसकी होगी? गामा कण की होगी भेदन क्षमता। तो सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है वो गामा कण की होती है। सर्वाधिक आयनन क्षमता या अपेक्षित आयनन क्षमता की बात करेंगे तो वो सर्वाधिक होती है अल्फा कण की। चलो अब इसके वेग के बारे में बात करनी रही है। चलो वेग की यदि अपन बात करेंगे तो अल्फा कण का वेग होता है वो कम होता है। कितना होता है? कम होता है। मान लेंगे 10⁻7 मीटर पर सेकंड वेग है इसका अपन मानेंगे मीडियम वेग है, मध्यम है। इसका जो वेग होता है वो सर्वाधिक, मतलब गामा कणों का जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है। इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक, इसका मतलब इसका वेग भी ज्यादा होगा। मान लेंगे प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका वेग होता है। चलो तो इस सारणी का आप स्क्रीनशॉट लें, और यदि नहीं भी ले रहे हैं तो आपको जो मैंने नोट्स बताए हैं उस नोट्स में है लिखे हुए सब। तो ये आपको सभी याद रखना है। क्या? इसका प्रतीक, इसका आवेश, द्रव्यमान, अपेक्षित आयनन क्षमता, भेदन क्षमता और वेग। चलो ये आपको समझ में आएंगे, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण और इनके गुण। चलो इसके आगे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो इस बार बोर्ड में आने की संभावना है। यदि बोर्ड का सवाल इस बार नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में से नहीं बना तो 100% चांस है कि वो यहां से सवाल देगा। ठीक है, उसका देखो, इसको अपन कहते हैं रेडियो एक्टिव सहायता का नियम। रेडियो एक्टिव सहायता का नियम, या फिर इसको बोलेंगे रदरफोर्ड तथा सोडी का रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। यहां करके लिखेंगे रदरफोर्ड व सोडी का रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। रेडियो एक्टिव
विघटन का नियम। चलो देखो, इस बार इसके आने की संभावना ज्यादा है, इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। 90% चांस है कि इस बार ये सवाल बनेगा बोर्ड में, तो ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है रेडियो एक्टिव सहायता का नियम या रदरफोर्ड व सोडी का रेडियो एक्टिव विघटन का नियम? चलो इसको समझते हैं। देखो, रदरफोर्ड और सोडी ने नियम दिया था, उसके अंदर अपन को 2 पॉइंट पढ़ने हैं। अब देखो, पहला पॉइंट उसने बताया था कि जो परमाणु का जो विघटन होता है वो अनियमित होता है। परमाणु का विघटन अनियमित होता है। चलो, परमाणु का विघटन अनियमित होता है, यानी भाई किसी भी तत्व से परमाणु का जो विघटन होगा वो अनियमित होगा। हमें यह पता नहीं होगा कि कौन सा परमाणु कब विघटित होगा। समझ में आ रहा है? अनियमित मतलब नियमितता नहीं होना। किसी भी तत्व से परमाणु का जो विघटन होगा वो अनियमित होगा। हमें यह पता नहीं होगा कि कौन सा परमाणु कब विघटित होगा, परंतु हमें यह पता होता है कि इस समय में, एक निश्चित समय में कितने परमाणु विघटित होंगे, इसकी हमें जानकारी होगी। अपन पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड और सोडी का रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। उसमें पहला पॉइंट को वापस समझे कि किसी भी तत्व से परमाणु का विघटन अनियमित होता है। इसका मतलब परमाणु कब विघटित होंगे इसकी हमें कोई जानकारी नहीं होगी, परंतु यह फिक्स होता है कि एक निश्चित समय में कितने परमाणु विघटित होंगे। उस परमाणु के विघटन की जो संख्या है, परमाणुओं की संख्या, उसकी हमें जानकारी रहेगी कि एक निश्चित समय, 1 घंटे में कितने परमाणु विघटित हो सकते हैं, इसकी हमें जानकारी होगी। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि किसी भी तत्व से परमाणु का विघटन अनियमित होगा। हमें यह पता नहीं होगा कि कौन सा परमाणु कब विघटित होगा, परंतु एक निश्चित समय में परमाणु के विघटन की दर निश्चित होती है। चलो समझ में आया पहला पॉइंट। चलो दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो परमाणु के जो विघटन की दर है, परमाणु के विघटन की जो दर है वो उसमें उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। सक्रिय परमाणुओं की संख्या। समझ में आया कि किसी भी तत्व के परमाणु के जो विघटन की दर होती है वो उसमें उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। इसे विघटन का श्रेयांकी नियम भी कहते हैं। विघटन का श्रेयांकी नियम भी कहते हैं। मैंने बता दिया है कि ये नियम इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह पढ़ेंगे। पहला पॉइंट था कि विघटन की दर अनियमित होती है। दूसरा पॉइंट, परमाणु के जो विघटन की जो दर होती है वो उसमें उपस्थित सक्रिय परमाणु कितने हैं उसके समानुपाती होगी। इसे विघटन का श्रेयांकी नियम भी कहते हैं। इसकी गणितीय फॉर्म अभी हम लिखेंगे। चलो, तो ये आपको समझ में आया कि जो विघटन की जो दर होती है वो सक्रिय परमाणु की संख्या के समानुपाती होती है। इसे कहते हैं विघटन का श्रेयांकी नियम। अपन ना यहाँ पर कुछ लाइनें लिख रहे हैं कि मान लेते हैं कि t बराबर 0, मतलब कि प्रारंभिक समय में उस तत्व में परमाणु की जो संख्या है वो थी n0। कितनी थी? n0। समझ आया? t बराबर 0 समय पर परमाणु की संख्या कितनी है? n0 है, मानेंगे। t समय पश्चात, कुछ समय पश्चात उसमें परमाणुओं की संख्या, इस समय पश्चात उसमें परमाणुओं की संख्या n रह जाती है। अब देखो, इस नियम को अपन गणितीय रूप दे रहे हैं और इसका प्रयास कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि कोई समय t, मतलब प्रारंभिक समय में उसके पास कुछ परमाणु थे वो n0 थे। समझ में आया? t बराबर 0 मतलब कि प्रारंभिक समय में उसके पास कुल परमाणु की संख्या कितनी थी? n0 थी। समझ में आया? चलो, कुछ समय पश्चात उसके पास परमाणु की संख्या n रह जाती है। सक्रिय परमाणु कितने रह जाते हैं? n रह जाते हैं। कुछ समय पश्चात मतलब परमाणु विघटित हो रहे हैं तो इसमें से ये जाएंगे तब n रहेगा। अब देखो, अब अपन ये विघटन का श्रेयांकी नियम क्या कहता है कि अपन मान लेते हैं कि dt समय में dn परमाणु विघटित होते हैं। कितने समय में? dt समय में dn परमाणु विघटित हो रहे हैं। ठीक है, ये मान रहे हैं अपन कि dt समय में dn परमाणु विघटित हो रहे हैं, तो विघटन की दर क्या हो जाएगी? तो विघटन की दर क्या होती है? विघटन की दर होती है कि किसी भी तत्व से परमाणु के विघटन की दर उसमें उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती है। विघटन की दर कितने है? dn। दर मतलब समय का भाग देना। कितने समय में dn परमाणु विघटित हो रहे हैं? dt समय में। तो dn by dt किसके समानुपाती होगी?
अरे किसके समानुपाती होगी, इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस dn/dt, क्योंकि परमाणु विघटित हो रहे हैं, तो माइनस dn/dt किसके समानुपाती होगी, सक्रिय परमाणु की संख्या। सक्रिय परमाणु कितने रह रहे हैं, अभी n रह रहे हैं, t समय 50, विघटित होने के 50 परमाणु कितने रह रहे हैं, n, तो माइनस dn/dt किसके समानुपाती होगी, n के। समझ में आया ये कि किसी भी तत्व से परमाणु के विघटन की दर उसमें उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होते हैं। t समय पर n0 था, t बराबर 0 में, कुछ समय पश्चात n रह जाता है, सक्रिय परमाणु n है, अब dt समय में dn परमाणु विघटित हो रहे हैं, तो विघटन की दर माइनस dn/dt समानुपाती n। चलो इसको अपन यहां पढ़ेंगे, देखो यहीं पढ़ लेते हैं इसको, है ना। अब यहां से समानुपाती का हमें पता है कि समानुपाती का निशान हटता है तब हमारे पास एक नियतांक आता है, उस नियतांक को अपन लिखते हैं लैम्बडा, लैम्बडा टी। चलो समझ में आया ये लैम्बडा टी। इसके आगे देखो माइनस dn/dt बराबर हो जाएगा लैम्बडा टी। अब क्या करते हैं, लैम्बडा टी नहीं लैम्बडा एन, है ना, सॉरी, जो समानुपाती है लैम्बडा एन। अब इस एन को इधर भेजेंगे तो माइनस dn/n, इससे माइनस लैम्बडा dt, भाग में dt है, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लैम्बडा dt, भाग में था इधर भेजेंगे गुणा में चला गया। ये समझ में आया, dn/n बराबर होता है माइनस लैम्बडा dt की। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। चलो यहां तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या, देखो विघटन की दर dn/dt समानुपाती n, समानुपाती का निशान हटाया तब हमारे पास एक नियतांक आया, वो आया लैम्बडा। अब कुछ भी नहीं किया, n को इधर भेजाएं, इसके भाग में आ जाएगा, इधर ये भाग में था इधर भेजा गुणा में चला गया। चलो इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको भी मिटा रहा हूं। चलो देखो समीकरण 1 तक समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 का समाकलन, समीकरण 1 का समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे dn/n बराबर इंटीग्रेशन माइनस लैम्बडा dt। समझ में आया, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब आपको पता होगा कि dn/n 1/x का कितना होता है समाकलन, log x होता है, कितना होता है log x, तो इसको अपन लिखेंगे log n बराबर, आपको पता है कि माइनस लैम्बडा dt है, पीछे t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, इसका मतलब लैम्बडा का होगा नहीं, माइनस लैम्बडा तो बाहर ही रहेगा, dt का समाकलन करेंगे तो हमारे पास t आता है, लैम्बडा t प्लस c, ये हो जाएगा इनका समाकलन। समाकलन किसी को समझ में नहीं आ रहे, देखो समाकलन लिखवाए रखे हैं कि 1/n 1/x dx का समाकलन होता है log x, ठीक है, और ओनली फॉर dx का अपन समाकलन करते तो होता है x प्लस c, पता है नहीं तो dx का समाकलन x हो जाएगा, ये इसके व्युत्क्रम में होता है। चलो ये हो गए समाकलन कि 1/n का log n और माइनस लैम्बडा dt का समाकलन t हो जाएगा, और लैम्बडा इसके लिए असर राशि है। चलो इसी के आगे अपन देखते हैं, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 के आगे हमें क्या करना है कि मान लेते हैं कि t बराबर 0, माना t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या हमने कितने लिखी थी, t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या n0 थी, ये हमने लिखी थी, t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या n0। तो समीकरण 1-2 में इसको पुट करते हैं तो परमाणुओं की संख्या n0, तो n की जगह कितना आ जाएगा n0, t का मान 0, ये पूरा पद 0 बराबर c, समीकरण नंबर 3। यहां से हमें किसका मान मिल जाएगा, c का मान। c का मान वापिस समीकरण 2 में रखो, c का मान समीकरण 2 में रखने पर c का मान अपन समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा log n बराबर माइनस लैम्बडा t प्लस c का मान कितना आया log n0 आया, ये समझ में आया। क्या कर रहे हैं अपन, t बराबर 0, t का मान 0 करेंगे, मतलब प्रारंभिक समय में तो हमारे पास परमाणु की संख्या कितनी थी n0 थी, तो यहाँ पर n0 कर लेंगे और t का मान 0, तो c का मान ये मिल जाएगा c बराबर log n0, ये मान अपने यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा समीकरण। चलो इसके आगे log n माइनस, इसको इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, अरे माइनस का हो जाएगा log n0 बराबर हो जाएगा माइनस लैम्बडा t। समझ में आया, इसको इधर भेजा है तो माइनस का हो गया है बस। चलो अब देखो इसको भी मिटा रहा हूं। चलो देखो अब यहां से क्या करते हैं अपन, log m माइनस log n, log m माइनस log n को लिखते हैं अपन log m बटे n, तो इसका मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना log n बटे
एन नॉट बराबर ये हो जाएगा माइनस लेमड़ा टी। समझ में आया? कुछ भी नहीं किया, m माइनस एन, तो m माइनस एन की जो संक्रिया है वो होती है m बटे एन, तो इसको अपन लिखेंगे log n बटे एन नॉट। चलो अब क्या करते हैं, इधर से log हटाना है हमें, इधर से log हटाने का मतलब यहाँ से एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तब ये log तो कट जाएगा, मतलब log का भाग देंगे अपन तो ये हो जाएगा n बटे एन नॉट बराबर, इधर अपन एंटी लॉग लेंगे 1 बटे log हो जाएगा, इसका मतलब ये जो है वो e के घातांक में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा चर घातांकी फलन e की पावर माइनस लैम्बडा टी घात। समझ में आया? ये एंटी लॉग लेंगे अपन तब यहाँ से तो लॉग कट जाएगा, इधर लॉग था नहीं, तो इसका मतलब ये किसके घात में चले जाएंगे, ई की घात में चले जाएंगे, तो एन बटे एन नॉट बराबर ई के ऊपर माइनस लैम्बडा टी। चलो इसी के आगे इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से अपन यदि एन का मान निकालना है, एन मतलब सक्रिय परमाणु की संख्या का मान निकालना है, तो एन का मान कितना हो जाएगा, इस एन नॉट को अपन इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एन नॉट ई के ऊपर माइनस लैम्बडा टी। चलो ये क्या है, सक्रिय परमाणु की संख्या का मान है, समीकरण नंबर 4। इसको बोलेंगे चर घातांकी नियम भी, क्या बोलते हैं इसे, चर घातांकी नियम भी बोलते हैं, चर घातांकी फलन भी बोलते हैं, चर घातांकी नियम भी बोलते हैं, चर घातांकी नियम। चलो तो आई होप कि आप सभी को ये पूरा रेडियो एक्टिव सक्रियता का जो नेम, रेडियो एक्टिव विघटन का जो नेम है वो समझ में आया होगा। जो आगे जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम लेके आ रहे हैं। धन्यवाद।